साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजा माँ केम छो कसा है। आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या कोई मैरिड मैन अपनी शादी के चलते हुए लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है या नहीं रह सकता। नंबर 2, इसके लिए कानूनी प्रावधान क्या है। क्या हमारे ऊपर 494 आईपीसी या 495 आईपीसी में कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है। क्या लिव इन रिलेशनशिप एक तरीके से सेकंड मैरिज है या नहीं है, या उसका एक सिनोनिम है। इन सब पर चर्चा करने के लिए मैंने आज का ये वीडियो तैयार किया है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और सीखने को मिलेगी कि जिन लोगों ने आपकी लाइफ बर्बाद कर दी है, जिन लोगों ने आपकी लाइफ ख़राब कर दी है, ये रिलेशनशिप काफ़ी हद तक उन्हें सुधारने में भी आपकी हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से इन्हें अप्लाई करना है, जिस तरह के प्रोटेक्शन को हमें ध्यान में रखना है और जिस तरह के बैरियर्स को हमें पास अवे करना है, इन सब पर मैंने खुलकर आज का ये वीडियो तैयार किया है। साथियों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एक पेन और एक कॉपी लेके बैठिएगा ताकि जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो लीगल पर्सपेक्टिव में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सके, आपको काफ़ी हद तक हेल्प पहुँचा सके। यही मेरा मकसद है। मेरा मकसद क्या है कि मेंस राइट की जीत हो और जो छुटले किस्म की महिला हैं उनकी हार हो, पर ऐसी हार जिसमें वो खुद आंसू टपकाएं, उनको मालूम पड़े कि हमने क्या गलती करी है। ये गलती वैसी होनी चाहिए जो गलती श्रीदेवी ने करी थी कि पैसा तो ले लिया और अपने पति को किसी और के हवाले कर दिया कि जा भैया मजे लो मजे लो मजे लो, और अल्टीमेटली पैसे बिछा लिए। उसको 3 दिन 4 दिन तो खूब मजा आया, अरे बहुत मजा आ रहा है भाई, पैसा है पैसा है पैसा है, पर 3 दिन बाद तो उसकी हालत खराब हो गई। जरा सोचो, जब उसकी हालत खराब हो गई तो तुम्हारे छुट्टियों की हालत भी कितनी खराब हो जाएगी। इनका भी तो ईगो है ना, हालांकि इनका ईमान नहीं है पर ईगो इनका अभी भी जिंदा है। क्योंकि इनको जब लगेगा इसकी लाइफ में मेरे होते हुए एक नई औरत कैसे आ गई, अब मेरा क्या होगा। ये तो परेशान भी नहीं होगा, ये तो मस्ती में घूमेगा, ये तो ऐश करेगा। तो वहां पर जो रिवेंज थ्योरी है, डिफेंस थ्योरी है मेंस राइट की, उसको काफी हद तक बल मिलने वाला है। तो साथियों, शुरू करते हैं अपन आज का टॉपिक। साथियों, लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। कईयों का माइंड में आ रहा है ये तो रिलेशनशिप केवल सेक्स के लिए होता है, मजे के लिए होता है, और जिसके साथ संबंध बना दी है वो तो हमको टांग देगी, मतलब इससे तो हम बचे नहीं, एक नई मुसीबत हम क्यों लें। अगर समाज की तरफ जाओगे तो वो कहेंगे कि ये तो जहर है भैया, इसको तो हाथ में लेना ही नहीं है, हमारे तो बहुत संस्कार हैं, हमारा समाज तरक्की कर रहा है। अरे जब तलाक होता है आपका, जब वो छुटेली परेशान करती है झूठे मुकदमों में, तो ये समाज जाता कहाँ पर है। ये जो रिश्तेदारी कहाँ गायब हो जाते हैं। मैं ढूंढता हूँ, आ जाओ भाई आ जाओ, बैठ के बातचीत करा दो, राजीनामा करा दो। ये बोलते नहीं भाई आपके आपस का मामला है, परिवार का मामला है जी, आप निपट लो, हम तो बीच में कूदेंगे नहीं। जब समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जब समाज ही मैटर को रिजॉल्व करने में कोई रुचि दिखाता ही नहीं है, तो समाज के ठेकेदार ये कैसे कह सकते हैं कि हम इस रिलेशनशिप के खिलाफ हैं, ये जहर है, इसको रोको। जब हमारे व्यक्तिगत मामलों में जब हमें संकट दिखता है तब आप लोग नहीं होते हो, तो अभी आप बोलने वाले होते कौन हो। साफ साफ उनको जो है किनारा कर दो। और जो बताने वाला हूं वो लीगल बात तो है ही, और साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया कि अगर इस बात को फॉलोअप भी कर लिया तो निश्चित तौर पर छुटेलियों का सही रूप में इलाज कर पाओगे। साथियों, जैसे 2 दोस्त हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, चाहे मेल है चाहे मेल है, क्या साथ साथ आपस में कभी घूमते नहीं है। आप जाइए पार्क में, मॉल में, घूमना उनका मना है क्या? नहीं है ना मना, पर उनके बीच रिलेशनशिप जो है वो सेक्सुअल नहीं है। वो आराम से अपनी खुशियों को शेयर कर रहे हैं, साथ साथ खाना खा रहे हैं, अपने दुख सुख को जो है बांट रहे हैं। पर जब रिलेशनशिप एक मेल और फीमेल के बीच में है, भले वो शारीरिक नहीं है, पर एक गंदा समाज इस रिलेशनशिप को भी गंदी निगाहों से देखता है। अरे बाबा कौन किसको लेके घूम रहा है भैया, ये किसको लेके घूम रहा है, इसको रोको। तो इन समाज के ठेकेदारों को स्पष्ट करना चाहूंगा कि छुटेलियों को सपोर्ट करने की बजाय जो रिसेंट स्थितियां हैं जिसके आधार पर हम मेंस राइट को सेव कर सकते हैं, उसके अनुसरण में वर्कआउट करना शुरू करूं, तभी वास्तविक रूप से पुरुष बच पाएंगे, अदरवाइज पुरुष प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। साथियों, किसी भी कानून में लिव इन रिलेशनशिप को डिफाइन नहीं किया गया है। केवल मोटी मोटी बात निकल के आती है कि सेक्सुअल अरेंजमेंट बिटवीन 2 persons हु आर अडल्ट एंड कंसेंटिंग टू द कंसेंट एक्ट इन विच दे आर इन्वॉल्व। मोटी मोटी बात में
कि दो व्यक्ति जो एडल्ट हैं और अपोजिट सेक्स के और किसी रिलेशनशिप में हैं, तो ऐसी रिलेशनशिप को सामान्यतः लिव इन रिलेशनशिप कहा जाएगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह बनता है कि क्या ऐसी रिलेशनशिप को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने को मान्यता दी है या नहीं दी है, या मेरी कई बातें सिर्फ बोगस बातें ही हैं। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेकों निर्णयों में लिव इन रिलेशनशिप के कंसेप्ट को जो है कंसीडर किया, और सबसे महत्वपूर्ण कानून जो है मैं आपको बताने वाला हूं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और उसमें इस बारे में क्या लिखा है मैं इस बारे में भी आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। निर्णय नंबर 1, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। क्या कह दिया उसमें जी? लिव इन रिलेशनशिप बिटवीन टू कंसेंटिंग एडल्ट्स, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, ऑफ द अपोजिट सेक्स डज नॉट अमाउंट टू एनी ऑफेंस अंडर द लॉ। कितनी अच्छी बात कह दी हमारे लिए, जो दिल में घबराहट शुरू से थी कि अगर ऐसी स्थितियां आई तो हम क्या करेंगे, हम वास्तव में बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे, 494 आईपीसी लगेगा नहीं लगेगा, 495 आईपीसी लगेगा नहीं लगेगा। कोर्ट ने साफ कह दिया कि लिव इन रिलेशनशिप है दो कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच में, तो ये ऑफेंस भी नहीं है और ये रिलेशनशिप जो है लीगल है। आगे क्या लिखा कोर्ट ने? द लिव इन रिलेशनशिप ऑफ ए मैरिड मैन विद अ वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द नेचर ऑफ मैरिज। तो मोटी मोटी बात क्या है कि अगर रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज नहीं है तो हमें 494 495 आईपीसी का डर तो दिमाग से निकाल ही देना चाहिए। बट एक प्रोटोकॉल भी लगा दिया कि द कंसर्न पार्टनर, जो आपका पार्टनर है, शी शुड बी अवेयर कि आपकी ऑलरेडी जो है एक छुटेली है या एक वाइफ है और वो आपको जो है हैरेस कर रही है, परेशान कर रही है, और जिसके कॉन्सिक्वेंटल में आप उससे रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं। अगर ये मोटा मोटा प्रोटोकॉल स्पेसिफिक कर दिया तो आपको कोई दिक्कत जो है भविष्य में नहीं आने वाली है। साथियों, इसके अलावा 3 महत्वपूर्ण निर्णय और भी हैं। एक तो निर्णय है के वर्सेस के का, जिसमें स्पेसिफिक किया गया है ऑल द लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट कंसिडर्ड बाय द सोसाइटी एज अ मॉरल एक्टिविटी। जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये समाज के ठेकेदार कहते हैं कि जैसा हम चलाएंगे वैसा चलेगा, कि सब कुछ इमोरल है और जो हम कहते हैं वो मॉरल है। ठीक है जी, अच्छी बात है, बट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेज दैट कि सबसे बड़ा क्या है, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो कानून का गार्जियन है वो ये कहता है कि इट इज नॉट इलीगल इन द आई ऑफ लॉ, कि ये कानून की निगाह में जो है इलीगल नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज लीगल। तो कोर्ट ने खुद ने कहा है आपको ये पार्ट ऑफ लाइफ है, जियो भाई अपनी जिंदगी, क्यों अपनी जिंदगी खराब कर लो। आज आप केस लड़ोगे 3 साल 4 साल 5 साल, आपकी सेक्सुअल लाइफ को तो ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने, और आप दिन भर परेशान हो, डिप्रेशन में हो कि भाई मेरा क्या होगा, कैसे होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, अल्टीमेटली राजीनामा करना ही पड़ेगा पापा। तो पापा से कहो कि घबराने की बात नहीं है, छुटेले के लिए पैसा अरेंज करने की बजाय आपके लिए कन्या ढूंढे जिसके साथ आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सको, और ऐसा है और वो पार्टनर भी कंसेंटिंग है, उसको सारे फैक्ट डिस्क्लोज हैं, तो वहां पर कोई ट्रबल ही नहीं है। बट मैरिज परफॉर्म नहीं करनी है आपको, ये प्रिकॉशन या प्रोटोकॉल ध्यान में रखना है। और इसके अलावा अगर बच्चा उससे हो भी गया सब्सिक्वेंट पार्टनर से, तो वहां भी डरने की जरूरत नहीं है। उस बच्चे को वही अधिकार मिलेंगे कि जैसा वो बच्चा लेजिटिमेट है। ठीक है जी, कोई तकलीफ नहीं अपने को, तो कोई डर वाली बात भी नहीं है। अब 2 निर्णय काफी इंपॉर्टेंट है, डी वेलुस्वामी और दूसरा है इंदिरा शर्मा का। दोनों में एक बेसिक प्रिंसिपल यही है कि द कपल मस्ट होल्ड देमसेल्फ आउट ऑफ द सोसाइटी एज बीइंग अकिन टू द स्पाउस, दे मस्ट बी ऑफ लीगल एज टू मैरी, दे मस्ट बी अदरवाइज क्वालिफाइड टू एंटर इनटू अ लीगल मैरिज इंक्लूडिंग बीइंग अनमैरिड। कि आप ये कर सकते हो बट यू मस्ट बी कंसेंटिंग, यू मस्ट बी अडल्ट, यू मस्ट हैव द एज ऑफ बीइंग मैरिड, तो आप ये कर सकते हो। और एक अच्छी बात क्या है कि लिव इन रिलेशनशिप बिटवीन एन अनमैरिड गर्ल एंड मैरिड मैन देयर इज नो लीगल बार। तो जब लीगल बार ही नहीं है तो क्या टेंशन ले रहे हो, लाइफ में मजे लो। ये छुटेलियां करेंगी कुछ नहीं, आपको कोर्ट घुमाती रहेंगी, परेशान करती रहेंगी, सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब कर देंगी, अल्टीमेटली निष्कर्ष कुछ निकलेगा नहीं। और लिव इन रिलेशनशिप में भी है तो कोई तकलीफ नहीं है, कम से कम वो पार्ट डिस्टर्ब तो नहीं हुआ। देखो तलाक तो निश्चित है ही होना है, चाहे 2 साल में हो, 3 साल में हो, 5 साल में हो, पर जो लाइफ बर्बाद हो गई, समय खराब हो गया, उससे कौन लौटाएगा। तो वो सब चीजें जो हैं आपके हाथ में हैं, अगर आप उसको प्रॉपरली करना चाहें। कानून क्या है मैंने आपको बता दिया, इसलिए अब डरने की भी जरूरत नहीं है। अब
ये मेथोडोलॉजी किसको एक्सेप्ट करनी है, किसको नहीं करनी है, इस बारे में हमें कुछ प्रिकॉशंस या प्रोटोकॉल जो है ध्यान में रखने होंगे। यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो लिविंग रिलेशनशिप आपके लिए कुछ ना कुछ समस्या क्रिएट कर सकती है, क्योंकि देखो आपके डिपार्टमेंटल रूल्स होते हैं और उन उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मॉरल टर्पिट्यूट है। तो मॉरल टर्पिट्यूट के कॉन्सिक्वेंस में आपकी जॉब भी जा सकती है। तो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो थोड़ा सा अपने को परहेज करना होगा। अदरवाइज पब्लिक डीलिंग आपकी नहीं है, आप प्राइवेट व्यक्ति हैं, तो आप इसके लिए आसानी से प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो सब्सिक्वेंट पार्टनर है उसको सारी बातों की अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपकी प्रीवियसली जो है मैरिज है वो सर्वाइव कर रही है, आपका डिस्प्यूट चल रहा है, और ये सोचते हुए समझते हुए वो रिलेशनशिप में आई है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आप लिव इन रिलेशनशिप का एक एग्रीमेंट भी तैयार रखें। जो आपका सब्सिक्वेंट स्पाउस है उसमें सारे फैक्ट्स को डिस्क्लोज कर दें। इसके साथ साथ ये भी लिख दें कि हमारे बीच जो संबंध रहेंगे वो सहमति से रहेंगे, और सहमति को भी आप हर बार प्राप्त करें। एग्रीमेंट के पीछे लिखा है कि अब मेरी सहमति है इस एक्ट के लिए। कल को ऐसा ना हो जाए कि आप सहमति ना लें, एग्रीमेंट ना लिखाएं और आप पर 376 आईपीसी का जो है आरोप लग जाए। सहमति होगी तो कई कानून सुप्रीम कोर्ट के यहां पर भी है कि अगर सहमति है और लंबे टाइम तक रिलेशनशिप है तो इट इज नॉट अ रेप। तो एक बचाव का पॉइंट भी हमें साथ साथ लेके चलना होगा। और चौथी बात, अगर आप सब्सिक्वेंट पार्टनर के साथ कोई फोटोग्राफ, कोई मैसेज पब्लिकली शेयर करते हैं तो इसमें कोई ट्रबल आपको नहीं है, आराम से आप घूम सकते हैं, उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट बात यही है कि शादी नहीं करनी है। शादी कर ली तो 494 आईपीसी में जो है ऑफेंस बन जाएगा। अब प्राइमरी क्वेश्चन ये है सबसे बाद में कि इसका असर छुटेली पे क्या पड़ेगा। सबसे पहली बात, उसका ईगो फैक्टर जो है डिस्टर्ब हो जाएगा कि मैं तो इसको दुखी करना चाह रही थी, ये सुखी कैसे हो गया, इसकी लाइफ में एक लड़की कैसे आ गई, ये सुखी कैसे कर रही है इसको। तो उसका जब ईगो हिट होगा तो वो चाले चलेंगी उल्टी सीधी, वो जाएगी थाने के ऊपर, वो जाएगी कोर्ट में कि साहब ये देखो मेरे पति ने जो है सेकंड मैरिज कर ली है, मेरे पति पर जो है कार्रवाई चलाई जाए। पुलिस बुलाएगी आपको, आपके पास जो है ऑलरेडी एग्रीमेंट है, फैक्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, आप पेश कर देंगे। जब मैरिज ही नहीं है तो आप पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है, मैं आपको स्पेसिफिक कर दूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको देखा देखी आपकी वाइफ में भी जोश आ गया कि चलो मैं भी इसको जलाऊंगी और मैं भी जो है किसी मेल पार्टनर को अपनी लाइफ में लेके आ रहती हूँ, तो उसको साफ साफ हम कहेंगे एडल्ट्री। एडल्ट्री हालांकि सेक्शन 497 आईपीसी में अपराध नहीं है, बट इट इज अ ग्राउंड फॉर द डिवोर्स एंड ऑल्सो ये मेंटेनेंस को भी काफी हद तक बंद कराने में हेल्पफुल है। इस संबंध में आप सेक्शन 125 सब क्लॉज 4 सीआरपीसी भी देख सकते हैं कि वाइफ अगर एडल्ट्री में है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो अगर उसने ऐसी गलती कर दी तो मेंटेनेंस हो गया बंद, हो गया सत्यानाश। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, उसने आप पर इस तरह के आरोप लगा दिए कि मेरा पति एडल्ट्री में है और आपका डिवोर्स केस पेंडिंग है, तो आपके डिवोर्स केस को तो उसने ही फायदा पहुंचा दिया कि मेरा पति एडल्ट्री कर रहा है। जिसका पति ही एडल्ट्री कर रहा है तो वो महिला साथ कैसे रह पाएगी। तो डिवोर्स जो नहीं होना था उसको भी उसने ईजी कर दिया, अब तो डिवोर्स तो होके ही रहेगा। तो कुल मिला के कितने फायदे दिखे हमारे को, हमारे लिए। बस छोटे से प्रिकॉशंस थे, जो जो प्रोटोकॉल थे मैंने आपको स्पेसिफिक कर दिए, केवल उनको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है, घबराने का बिल्कुल नहीं है। तो साथियों, का टॉपिक आपको अच्छा लगा, इसने आपके राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए आपको ताकत दी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।